नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड कैंसर डे है और वर्ल्ड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है शायद कई लोगों को पता नहीं है। कैंसर जो चीज़ है, एक बीमारी जो है, वो आज दुनिया में, हमारे देश में भी काफ़ी सारे मात्रा में फैली हुई है और इस बीमारी का आज तक कोई ऐसा पुख्ता ऐसा नहीं बदल सकता कि ट्रीटमेंट हमें पता है या हमारे पास है। बट आज की तारीख में काफ़ी सारे ऐसे सर्जन्स हैं, जो कैंसर सर्जन्स हैं, जो हमें इसकी बीमारियों के इलाज का अच्छा सा निराकरण देते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि कैंसर की बीमारी होती कैसे है, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि या फिर हमारी जीवन शैली उस पर डिपेंडेंट है या हमारा कोई व्यवसाय उस पर डिपेंडेंट है कि कोई और हमारा वारसागत कोई चीज़ें ऐसी उसको असर करती है जिसके कारण कैंसर होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें जाननी ज़रूरी है कि कैंसर का प्रिवेंशन जिसे कहते हैं। तो आज का दिन स्पेशली इसीलिए है कि लोगों में कैंसर की अवेयरनेस बढ़े। तो यही चीज़ें जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है अहमदाबाद के ख्यातनाम ऑन्को सर्जन, जिसे हम कैंसर सर्जन भी बोलते हैं, जिन्होंने अपने कैरियर में मोर देन 20,000 से ज़्यादा लोगों को कंसल्ट किया है। उसके अलावा 3,500 से ज़्यादा उन्होंने कैंसर की सक्सेसफुल सर्जरीज की है और उनका नाम जो है वो है डॉक्टर नितिन सिंगाल, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। उनसे हम जानेंगे कि कैंसर की बीमारी का कारण क्या है, क्या कैंसर को सही में जीवन से निकाला जा सकता है, कैंसर फ्री लाइफ दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों की क्या तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चनों के आज हम आंसर उनसे लेंगे, हम जानकारी लेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। यस, सो डॉक्टर नितिन, आज हमें कुछ सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बट वो जो क्वेश्चंस है वो स्पेशली कैंसर पे है, क्योंकि आप ऑफकोर्स के कैंसर में इतने टाइम से आप स्पेशलिस्ट है, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो ये जो बीमारी है, आज तक ऐसा कहते हैं कि इसका कोई इलाज अभी तक कोई फाइनली हमने ढूंढा नहीं है, हमारी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है आज तक कि जो कैंसर की बीमारी को क्योर कर सके। सो इज इट ट्रू सर? सो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया कि कैंसर 100% ठीक हो सके, इस तरह की कोई टेक्निक नहीं आई है। अगर इसका मुझे आंसर अगर मैं दूं तो मैं कहूँगा ये आपने ऐसी चीज़ कही कि आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा हुआ है। अगर हम सारे कैंसर्स को इकट्ठा जोड़ के बोलेंगे तो हाँ, मैं मानूंगा कि हाँ, आज भी हम हर केस को, हर स्टेज के कैंसर को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आज जब 2025 4 फरवरी को हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रगति हुई है एंड बहुत सारे कैंसर्स के अंदर आज की तारीख के अंदर पूरी तरह से इलाज संभव है, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं एंड कई केसेस में इवन लेट स्टेजेस में भी, स्टेज 3, स्टेज 4 स्टेजेस के अंदर भी इलाज संभव होकर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि कैंसर का हर एक पेशेंट नाइलाज है या ठीक नहीं होने वाला, ये पूरी तरह से गलत है। इस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैंसर के जो हम ये सर्वाइवल की बात करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है सही स्टेज पे एंड सही ट्रीटमेंट लेने की। एंड ये चीज़ अगर हम साथ में करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसके जो इंसिडेंट्स के अंदर मैं कहूँगा कि कंट्रोल के जो इंसिडेंट्स हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का जो डेटा है उसको हम काफ़ी हद तक हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी बात की सर आपने, ये कि कई लोगों को आइडिया नहीं है। आज भी लोग यही उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि कैंसर मतलब आदमी कैंसर। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज की तारीख में हमारी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भी हम लड़ सकते हैं और उसमें से भी नई लाइफ आ सकती है। सो आप ये बताइए कि अगर हम कैंसर के सामने लड़ रहे हैं तो सामने कैंसर के केसेस भी इतने बढ़ रहे हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है सर? जैसे कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स आज लगभग काफ़ी कॉमन हो गए हैं जी। शायद ही कोई घर होगा जिसमें डायबिटीज़ नहीं होगा जी। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया जी। हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तो ये सारी जो बीमारियां जितनी मैंने अभी तक नाम लिए, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं एंड कैंसर भी एक तरह की एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जो आजकल का हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहेंगे, कि जहाँ हम लोग एक्सरसाइज वगैरह ढंग से नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं या बैठ के काम करते हैं, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, खाना पीना ढंग से नहीं करते, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब का जो कंजम्पशन, साथ साथ के अंदर जो नॉनवेज का इंटेक, जो स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो प्रोसेस मीट का जो इंटेक है
वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके कारण कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अभी आजकल यूथ में ट्रेंड देखेंगे तो लेट शादी करना या शादी ना करना, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं फीमेल कैंसर्स के इंसिडेंस को बढ़ाने में कारक है। एंड साथ में आप जैसा जानते हैं कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। सो अभी हम सब जानते हैं कि हम सब लोग डेवलपमेंट को लेके बहुत खुश होते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं एंड इंडिया भी डेवलप हो रहा है, बट एवरी डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। एंड इस डेवलपमेंट का कॉस्ट ये है कि पॉल्यूशन का जो एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेस बढ़ता जा रहा है, रेडिएशंस, कई तरह की रेडिएशंस होती हैं एंड उन सब तरह की रेडिएशंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो एक्सपोजर है डे टू डे लाइफ के अंदर वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हो रहा है कि हम कैंसर के करने वाले जो कारण हैं उनसे हम ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। ओके, सो मतलब सबसे पहले तो हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा और प्रॉपर लाइफस्टाइल सेट करनी पड़ेगी, तो ही ये सारी चीज़ों में दूर रहना। प्रैक्टिकली आप दुनिया के बाहर तो जा नहीं सकते तो है ना, दूर तो होना पॉसिबल नहीं है। यस, मैं कहूँगा कहाँ प्रिवेंशन कर सकते हैं हम डेफिनेटली जरूर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। मतलब ऑन टाइम सारी चीज़ें, खाना पीना, एक्सरसाइज करना, ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपने हाथ में। जितना आई अंडरस्टैंड आज की फास्ट पेस लाइफ के अंदर कहना बहुत आसान है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें कहता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन यहीं पे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आप सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं और कितना आप प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी हेल्थ को। सो अगर आप वो करेंगे तो उसके जो बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली आप ही को मिलेंगे। तो एक अच्छी बात आपने कही कि कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से पॉसिबल है और आज की तारीख में हमारे पास ऐसा क्या मेडिकल साइंस है। सो कैंसर का ट्रीटमेंट मैं अगर कहूँ तो अगर मूलतः देखूँ तो पिछले 50-60 सालों से एक वही 3 मेजर चीज़ें जो कर रहे हैं ट्रीटमेंट के अंदर, जो मेनली सबको समझ आता है कि कैंसर को निकाल दो सर्जरी करके, तो सर्जरी। दूसरा सेक, जिसे जला दो ट्यूमर को, जिसे रेडिएशन बोलते हैं। एंड कीटाणु को मारने के लिए डोज लगाओ तो जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं आम भाषा के अंदर। तो मोटा मोटा देखें तो यही 3 फॉर्म का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। अब क्रिकेट गेम को भी अगर हम देखें तो टेस्ट मैच से शुरू होता है, आज हम T10 पे आ गए, लेकिन आज भी उसके जो मेन 3 कंपोनेंट हैं वही 3 है ना, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग। लेकिन चेंज क्या है अप्रोच के अंदर, बैटिंग कैसे इवॉल्व हो गई है, फील्डिंग कैसे इवॉल्व हो गई है, बॉलिंग कैसे इवॉल्व हो गई है। इसी तरह जब हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये सारे ट्रीटमेंट जो मोडालिटीज़ जो मैंने 3 बात करे, जिन्हें हम त्रिशूल भी कहते हैं, कैंसर के त्रिशूल, ये कैंसर के त्रिशूल के अंदर भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए। खासतौर से अगर मैं बात करूँ सर्जरी की, सर्जरी के अंदर जब पहले मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी और मैक्सिमम पेशेंट जब आते थे तब लोगों को डर ये रहता था कि सर कैंसर ठीक तो हो जाएगा। आज अधिकतर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उनको ये विश्वास होता है कि कैंसर काफ़ी हद तक ठीक होने के चांसेस हैं। तो अब मेरे को जो हंसी आती है वो सवाल इस तरह का होता है कि ये होता है कि सर कैंसर से डर नहीं लगता, कैंसर के ट्रीटमेंट से डर लगता है। सो एक अलग तरह का जो कह सकते हैं कि अपन एक लाइफ उसमें जा रहे हैं प्रॉब्लम्स के अंदर, जहाँ लोग अवेयर होते जा रहे हैं थैंकफुली टू ऑल दिस अवेयरनेस कैंपेन्स कि कैंसर का ट्रीटमेंट कराने से आप ठीक हो सकते हो। एंड ये क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत वैलिड हो जाता है, जब आप कैंसर से ठीक हो रहे हो तो दिल मांगे मोर कि अब ठीक तो हो रहे हैं तो व्हाई नॉट हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो दैट इज़ वेयर जो आज हमारा जो कोशिश है, जो आज हम नई नई चीज़ें जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो गई हैं, रोबोटिक सर्जरीज हो गई हैं एंड कुछ और आधुनिक टेक्निक्स है, इवन लाइक हेड नेक कैंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आधुनिक प्लास्टिक सर्जरीज, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ तक हो सके पेशेंट को कोई स्कार दे ना, और अगर स्कार दे भी, चीरा जिसे हम कहते हैं, स्कार मतलब चीरा, तो वो ऐसा हो कि जो दिखे ना या छोटा हो, रिकवरी जो हो एकदम पेशेंट की स्मूथ हो, पेनलेस हो, पेन ना हो। हॉस्पिटल स्टे, पहले लोगों को लगता था हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे पीपल आर रियलाइजिंग कि हॉस्पिटल ऐसी जगह नहीं जहाँ रहना चाहिए। तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें, पेशेंट को सर्जरी के बाद ज़्यादा दिन भूखा ना रखें, जल्दी खाना खाएं ताकि बैक टू नॉर्मल लाइफ। जब हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं हम लोग 3-4 चीज़ें इसको समझने की जरूरत है। पेशेंट जब अस्पताल में होता है ना तो सिर्फ वो है ना मेंटली सफ़र करता है कि अकेला हो, बट साथ में फैमिली भी सफ़र कर रही होती है कि हॉस्पिटल एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। सो उस लिहाज से भी हॉस्पिटल में ज़्यादा रहना अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छी जगह है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि हॉस्पिटल में और कई तरह के पेशेंट्स आते हैं जहाँ से आपको इन्फेक्शन वगैरह या कंटामिनेशन होने का रिस्क रहता है, तो ज़्यादा टाइम वहाँ रहने से भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा, मेंटल बैलेंस पेशेंट का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है सब जगह से सेक्लूड होकर एक जगह एक रूम में बंद रहने से। चौथा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। एंड पांचवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी जो अगर आदमी को जिसको काम करने के जो की इच्छा होती है या जो एक्टिव होते हैं उनको सडनली आप है ना सब छुड़वा के अस्पताल में आप बंद कर दो तो फाइनेंशियली तो टूटते मेंटली भी टूट जाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि पेशेंट को जल्दी जल्दी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो
एंड उसके लिए सारी जो चीज़ें मैंने बोला कि छोटा सा पेनलेस हो, जल्दी से आप है ना उनको खाना पीना चालू करो ताकि वो काम पर भी वापस जा सके जल्दी, जिससे कि सारी जो मेंटल लाइफ एंड सोशल लाइफ है वो अनडिस्टर्ब रहे। पर सर इसमें ऐसा है कि आप जो बोल रहे थे 3-4 दिन में, तो ये रोबोटिक सर्जरी जो आपने बताया अभी, तो रोबोटिक सर्जरी से आज की तारीख में भी कई लोग का ऐसा सुना है कि रोबोटिक नहीं करना है, तो उनका क्या डर है कोई, मतलब वो डर किस हद तक सही है उनका, मतलब एग्जैक्टली रोबोटिक जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है वो। सो बेसिकली लोगों का जो डर है वो भी एक आई वुड से कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक है ना जो रॉन्ग जो मैसेजेस थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो लोग है ना गलत मैसेज को पढ़ के अपना एक इम्प्रेशन बना लेते हैं। एंड इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से प्रॉपरली डिस्कस करके समझें कि कौन सी टेक्निक से आप क्या ट्रीटमेंट एक्चुअली करवाने जा रहे हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको जब रोबोटिक सर्जरी, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली रोबोटिक सर्जरी से ही जल्दी रिकवरी होती है, रोबोटिक सर्जरी एक एग्जाम्पल है। अब कई बार पेशेंट्स आते हैं वो मेरे को कहते हैं सर रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट सर्जरी करें तो आप क्या करोगे। सो उनको समझाना पड़ता है कि रोबोट ऐसा नहीं होता कि रोबोट खुद सर्जरी करता है, रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने के लिए मैं एज अ सर्जन मैं ही उसको चलाता हूँ, तभी वो रोबोट से सर्जरी हो सकती है। एक बेसिकली एडवांस टेक्निक है, इट इज़ नॉट सब्स्टिट्यूटिंग अ सर्जन। सर्जन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई टेक्निक अभी तक बनी नहीं है। लोग बोलते हैं AI आ गया, सब कुछ आ गया, सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बॉडी का किस पार्ट के अंदर कहाँ कैसे निकालना है, क्या करना है, वो एक सर्जन ही जानता है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं जानती। इन टेक्निक्स का फ़ायदा क्या होता है, जो कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर बड़ा चीरा देते हैं, कई बार हमारी विजुलाइजेशन यानी कि हमारे को जो हम वही काटेंगे ना जो हमें दिखेगा, तो विजुलाइजेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो ये सारी, और कई बार हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की रीच उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये नए इंस्ट्रूमेंट्स जो नई टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ों में हमें कारगर करते हैं कि जहाँ मेरे इंस्ट्रूमेंट्स इजीली पहुँच सकें, जहाँ मैं आराम से देख सकूँ एंड उसको कम से कम चीरे में निकाल सकूँ, जिससे कि रिकवरी फास्ट हो जाए। ग्रेट। सो आपके हिसाब से आपको क्या मतलब कौन सी सर्जरी कंफर्टेबल करना आपको पसंद है ज़्यादा? मेरे को सारी तरह की सर्जरी करना कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज सर्जरी इज़ माई पैशन। नाउ कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप रोबोटिक सर्जरी करते हो या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो, इसलिए आप बड़े सर्जन हो। मेरा मानना यह है कि ये बहुत ही गलत धारणा है। इनफैक्ट मज़ेदार किस्सा ये है कि आज जब मैं कॉलेज में गया था, मेडिकल कॉलेज में सुबह बात करने के लिए, तो एक डिस्कशन हो रहा था कि सर सर्जरी में तो बड़े बड़े चीरे लगते हैं। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है। जब मैं सर्जरी की जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो हमारे यहाँ भी जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वही माना जाता था जो सबसे बड़े चीरे लगाता था। आज जबकि लोग ये सोचते हैं कि जो चीरे नहीं देता या कम चीरे लगाता है वो बड़ा सर्जन है, बट अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट सर्जन वो है जिसको पता है कि कब बड़ा चीरा लगाना है और कब वो बड़ा चीरा अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जरूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी, मैं कहूँगा कि इंसिजन्स का, क्योंकि हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता, हर बीमारी एक जैसी नहीं होती। एक बीमारी के अंदर दो पेशेंट भी अगर सेम आ रहे हैं तो वो भी एक जैसे नहीं होते। तो हमें ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है पेशेंट टू पेशेंट। सर पर हमने तो अभी थोड़े टाइम पहले एक ऐसी सी चीज़ें सुनी थी, शायद आपको भी पता होगा, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। हमारे इंडियन क्रिकेटर जो थे, पास्ट इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिद्धू, उन्होंने अपनी वाइफ का जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो दावा किया था कि उन्होंने आयुर्वेदा थ्रू अपने घर पे ट्रीटमेंट देके उन्होंने वो क्योर किया था। सो उस टाइम पे मीडिया में भी काफ़ी आया था। आई नो कि मैंने आपका खुद का भी इंटरव्यू देखा था टीवी में, आप भी थे। इंडिया के काफ़ी नामचीन ऑन्कोलॉजिस्ट को वहाँ पे, ऑन्को सर्जन्स को वहाँ पे इनवाइट किया गया था और उनके अभिप्राय लिए गए थे। तो उस टाइम पे भी उन लोगों का यही कहना था कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैं अभी अपनी चैनल के थ्रू ये सबको हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे हम लोग कि क्या एग्जैक्टली वो सिनेरियो है कैंसर को लेकर। सो टू बी वेरी फेयर टू सिद्धू एपिसोड, जितना मुझे सुनने को मिला था और जितना मैं जानता हूँ, शायद उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिसकंस्ट्रक्ट भी किया गया था एंड उसको शायद ओवर स्ट्रेच किया गया था। उनका कहना ये था कि आयुर्वेद से उनको फ़ायदा हुआ। सो मैं इस स्टेटमेंट को गलत नहीं बोलता कि आयुर्वेद से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसको जब मिसकंस्ट्रक्ट करें यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कि आयुर्वेद से पूरा कैंसर ठीक हो सकता है, तो शायद यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। आज की तारीख में जितने भी जो टेक्निक्स हैं आयुर्वेद की, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बीइंग एन इंडियन, एंड ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि हमारा आयुर्वेद की जो चीज़ें हैं वो पूरा दुनिया जाने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कैंसर जो बीमारी के बारे में जितना रिसर्च हुआ है वो आयुर्वेदा के टाइम पे उतना रिसर्च उसमें नहीं हुआ था। एंड जो कैंसर ट्रीटमेंट है एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं मेरा जो मन मर्जी है ट्रीटमेंट कर दिए। तो उसमें आज की तारीख में आयुर्वेद में उतने सारी चीज़ें नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट के। कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ ओवरलैप करती हैं। मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहूँगा, बट जहाँ तक मेरी समझ कहती है कुछ दवाइयाँ ओवरलैप करती होंगी। अल्टीमेटली मेडिसिन सॉल्ट्स वगैरह काफ़ी जगह पे ओवरलैप करते हैं सारी पद्धतियों के अंदर। सो
अगर उस लिहाज से देखें कि हाँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कुछ आयुर्वेद लेना चाहें तो मैं उसको गलत नहीं समझता, लेकिन ये क्लेम करना कि आयुर्वेद के अंदर सर्जरी का ऐसा कोई रोल नहीं है कैंसर सर्जरी का, बट कैंसर का ट्रीटमेंट में सर्जरी इज वन ऑफ द मेजर आई वुड से कंपोनेंट एंड रेडिएशन इज ऑल्सो मेजर कंपोनेंट जो आयुर्वेद में तो आता ही नहीं है। तो इसलिए जो सिद्धू जी का भी जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें सर्जरी, कीमो, ये सब चीजें आई थी जो उन्होंने खुद भी बोला था। तो इसीलिए कि आयुर्वेद से ठीक हो गया वो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। आयुर्वेद भी लिया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आपका दिल जो जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, जिससे आपको अच्छा लगे, वो करने से, नींबू पानी पीने से कोई गलत चीज नहीं है। नींबू पानी आप पीजिए, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, कहाँ गलत है वो? राइट, सही है। इसके अलावा और भी कई जगह पे ऐसी मीट आई थी कि अभी बीच में आया था कि भाई रशिया ने एक्चुअली में उनको मतलब कैंसर को लेके वैक्सीनेशन उन्होंने ढूंढ लिया है उन्होंने। सो इज इट ट्रू सर? सो अगेन मैं वही कहता हूँ कि जो मीडिया कई बार ओवर स्ट्रेच कर देती है। सो जिस दिन ये आया उस दिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वर फ्लडेड एंड दे वर आस्किंग फॉर माय कमेंट्स कि है ना इसके अंदर कितनी सच्चाई है, बट लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि रशिया ने बोला क्या। रशिया ने कहा कि हमने एंटी ट्यूमर वैक्सीन बनाई है। अब एंटी ट्यूमर वैक्सीन होती क्या है पहले वो समझिए। एंटी ट्यूमर वैक्सीन एक तरह की अलग तरह की टारगेटेड थेरेपी है। अब नॉर्मली कोई भी कैंसर छोड़िए, कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो क्या होता है, बॉडी फाइट करती है इन्फेक्शन से। कोरोना हुआ था, सबको पता है कि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। सबने इम्यूनिटी बूस्टर्स काफी कुछ खाए थे, अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टर्स बनाए भी थे घर के ऊपर। सो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो काफी काढ़े भी बनाए थे, काफी काढ़े भी पिए थे सबने, एग्जैक्टली। तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी चीज को फाइट करने के लिए। अब कैंसर के अंदर भी वो इम्यूनिटी का ही एक बड़ा रोल रहता है। अब कैंसर सेल्स के अंदर कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी कम हो जाती है या कैंसर सेल्स उसको आउटग्रो कर जाते हैं, हमारे नॉर्मल जो कैंसर जो किलर सेल्स हैं उनको मारने की शक्ति को डाउनग्रेड कर देते हैं या फिर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। दैट इज वेयर द मिसमैच हैपेंस। अब जो कंसेप्ट है वैक्सीन का उसमें क्या कर रहे हैं वो कि ऐसे वो दवाई दे रहे हैं जिससे कि जो बॉडी के जो नॉर्मल जो सेल्स हैं, जो नॉर्मली जो किलर सेल्स जो होते हैं, एक तरह से जो गलत चीज कोई बॉडी में आ जाती है जिनको मारते हैं, उनको ज़्यादा समर्थ्य बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो सेल्स को बहुत इफेक्टिवली किल कर सकें। बॉडी की बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं वो। सो ये जो टेक्निक है ये एकदम नई नहीं है, ये चल रहा था इसके ऊपर रिसर्च, बट इसमें नया चीज़ क्या है वो समझने वाली चीज़ ये है कि जो इस तरह की जो वैक्सीन बनाते हैं जनरली एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक पर्सनलाइज चीज़ रहती है, और एक एक वैक्सीन एक एक पेशेंट के लिए बनाना एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो शायद है ना अगर एक एक पेशेंट के लिए बनाने जाएंगे तो कॉस्टली एंड वो प्रैक्टिकल नहीं होता। अभी रशिया ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इस वैक्सीन का प्रोसेस बनाने का और ये सब करने का जो तरीका है उस ड्यूरेशन को बहुत छोटा कर दिया है। तो जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर एडवांस स्टेज के कैंसर्स, द वर्ड इज एडवांस स्टेज के जो कैंसर्स हैं उसके अंदर ये टारगेट थेरेपी से कैंसर को बढ़ने में और आगे और फैलने में रोकने में हमें फ़ायदा मिलेगा। एंड ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। बट ये वैक्सीन जो नॉर्मली लोग जो समझते हैं वैक्सीन की लगा लिया, जैसे कोरोना के लिए लगा लिया तो कोरोना नहीं होगा, या जैसे पोलियो के लिए लिया तो पोलियो नहीं होगा, ये उस तरह की वैक्सीन नहीं है। ग्रेट। तो एक सही जानकारी जानना ऑडियंस के लिए भी जरूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे अभी आपने बोला सोशल मीडिया या व्हाट्सएप वाली जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से लोग अलग अलग टाइप की जानकारी ले लेते हैं और सोचते हैं कि भाई अभी तो कैंसर क्या हो सकता है। सीरियसली पता नहीं कहाँ से रिसर्च करके लाते हैं। विटामिन B17 मैंने पढ़ा, ये अलग यूनिवर्सिटी है सर जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कभी मेडिकल कॉलेज में। यस, तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अभी कि लोगों को ये सही में जानना जरूरी था कि वैक्सीन अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि जो कैंसर को ट्रीट कर सके, क्योंकि कैंसर की वैक्सीन इसलिए अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं। सो आप जरा वो भी हमें बताइए कि कैसे कैसे किस टाइप के कैंसर्स की पॉसिबिलिटी होती है, और थोड़ा शॉर्ट में आप बता सके उसको तो आइडिया दीजिए थोड़ा। जैसे लंग कैंसर हुआ, जब GI कैंसर रिलेटेड होता है, फिर ईसोफेगस कैंसर सारे प्रैक्टिकली बॉडी के जितने ऑर्गन है हर जगह कैंसर हो सकता है। बिकॉज कैंसर इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं क्या है, अबनॉर्मल ग्रोथ, जो नॉर्मल जो सेल्स हैं उनको अबनॉर्मल ग्रोथ है जो किसी ना किसी कारण से ट्रिगर हुआ है। तो बॉडी के ब्रेन से लेके आप फुट तक जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं, आप किसी भी चीज का आपको कैंसर हो, आपको मतलब पूरा सर्जरी में पूरा बॉडी कहीं पे भी ओपन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग कहीं पे भी जहाँ ऑर्गन जो ऑर्गन डैमेज है, सो डिपेंडिंग ऑन की जो हम जो पर्टिकुलर कैंसर है उसकी गाइडलाइंस हैं एंड उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है।
फिर सर्जरी के बाद नींद आती है, भूख लगती है, खाना खाते हैं? सो ठीक है, मतलब दैट इज पार्ट ऑफ द जर्नी एंड जॉब, जो हम एंजॉय करते हैं, जो हमारा पैशन है। सर ये सर्जरी आपकी नॉर्मली कितने है? मुझे याद आइडिया है तब तक कि ये 10 घंटे से ऊपर की नॉर्मली सर्जरी सुनी है मैंने। सो बहुत वैरायटी एंड रेंज ऑफ सर्जरीज रहती है। सो कुछ सर्जरी, जैसे एग्जांपल के ब्रेस्ट सर्जरी जिस दिन होती है तो मेरी वाइफ बहुत खुश होती है कि आज तो टाइम पे घर आ जाएगा। वहीं जैसे हाईपेक सर्जरी होती है, उनको पता है कि आज तो खाना भी टाइम पे नहीं खाएगा। सो ये बहुत एक रेंज है, 2-3 घंटे से लेके 15 से 18 घंटे तक की भी सर्जरीज हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो घंटे नहीं है, इंपॉर्टेंट वो है कि जो मेहनत या जिस पैशन से हम वो कर रहे हैं उसका आउटकम पेशेंट को मिलना चाहिए। देन ओनली जो एज अ सर्जन जो हमें जो गुड फील जो आती है ना, मैं कह सकता हूँ एक तरह से एक अफीम जैसा है वो हमारे लिए, कि है ना जो अफीमी को अफीम लेके जो मजा आता है ना, वैसे एक अच्छी सर्जरी करके मुझे खुशी मिलती है कि हाँ पेशेंट को कुछ फायदा हुआ हमारी अच्छी सर्जरी करके। यही बात होती है एक अच्छे सर्जन्स में, कि सर्जन्स जो होते हैं, जो स्पेशली ऑन्को सर्जन्स की बात करूँ अगर मैं, तो वो अपने फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है उनका भी बलिदान देते हैं, अपने इमोशंस को भी छोड़ना पड़ता है उनको, और काफ़ी सारे जीवन में बलिदान देने पड़ते हैं, और फिर भी वो अपने काम को हंसते खेलते पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी मन के साथ, पूरे लगन के साथ वो एक जान को बचाने की कोशिश करते हैं। सो सैल्यूट है ऐसे सारे कैंसर सर्जनों को हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर अगेन। सो बट बिफोर अपन आगे बढ़े, मैंने जो वर्ड बोला अफीम, प्लीज उसको मिसकंस्ट्रक्ट मत करिएगा, मैंने खाली सिर्फ उदाहरण देने के लिए कहा। ये तो इतना बात कहीं से लेके कि लोग कहेंगे कि सर ने अफीम का जिक्र किया तो अफीम खाना शुरू कर देते हैं। गुड। सो फाइनली लास्ट में मैं चाहूँगा कि ऐसी हमारी जो आज की यंग जनरेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है लाइफस्टाइल के ऊपर आप काम करें। लाइफस्टाइल जो है ना चेंज करना, वो सबसे आसान होता है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर। एक आदत बन जाती है ना, तो वो आदत बन जाती है। अब जैसे मुझे लंच करने की आदत नहीं है तो नहीं है, अब वो आदत है ना, मैं कितनी भी कोशिश करूँ नहीं हो पाती चेंज। तो इसलिए प्लीज़ हेल्दी हैबिट्स को बचपन से ही अडाप्ट करने की कोशिश करें। हम अपने बच्चों को प्यार प्यार में लाड़ में बिगाड़ने के लिए पहले बर्गर पिज़्ज़ा खुद खिलाते हैं, बाद में उसी के लिए डांटते हैं कि खा रहा। तो प्लीज़ वो है ना लाड़ प्यार में वो गलत आदतें मत डालिए उनके अंदर। पहले लाड़ प्यार में अरे धूप लग जाएगी, उसको है ना चलने नहीं देते, हम उसको खेलने नहीं देते। फिर बाद में मोटा हो जाता है, कहते हैं अरे मोटा हो गया। अरे भैया खेलने दो उसको, कूदने दो बच्चे को, तभी वो हेल्दी और फिट बनेंगे। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। जो पहले जैसे बच्चे अपब्रिंग होते थे उनको थोड़ा सा लेट गो कर दो, फ्री होने दो, अपने तरीके से ग्रो होने दो। जितना एनवायरनमेंट को एक्सपोज होकर और नॉर्मल तरीके से ग्रो करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की इंफॉर्मेशन की एज के अंदर बी अवेयर अबाउट द जो सिम्टम्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थर्ड, जब मैं अवेयर की बात करता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ बी योर बॉडी अवेयर। आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि बॉडी में कब कम ज़्यादा है, खराब हो रहा है। तो जब वो आपको बॉडी वो साउंड देती है ना कि हाँ भैया कुछ ठीक नहीं है अंदर से, तो उसको सुनो, उसको नेग्लेक्ट मत करो। एंड हो सकता है कि वो जो है ना फॉल्स अलार्म हो, लेकिन फॉल्स अलार्म से अलार्म को मिस करना वो ज़्यादा अच्छा है ना। यस राइट। तो एक बार जाकर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। लास्टली मैं कहूँगा कि कुछ वैक्सीन, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी तक ट्रीट करने के लिए तो नहीं आई, बट थैंकफुली देयर इज अ वैक्सीन जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जो आज की तारीख में लड़कियों को हम दे सकते हैं। 9 साल से लेके 22 साल तक की उम्र में रिकमेंडेड है, स्पेसिफिकली शादी से पहले, रिलेशन बनाने से पहले, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा हम उसके थ्रू कवर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इस वैक्सीन के बारे में आप अपने पेरेंट्स से, डॉक्टर से जरूर डिस्कस करिए एंड इसको प्लीज़ दीजिए। फेस्टिवल्स आए दिन आते रहते हैं, शादियाँ भी आए दिन होती रहती हैं, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट एनीबडी कैन गिव यू एंड और यू कैन आस्क फॉर। तो प्लीज़ इसको आप मांगिए। सो डॉक्टर नितिन सिंघल ने हमें बहुत ही अच्छे से आज कैंसर के बारे में, उसकी प्रिवेंशन के बारे में, उसके खतरों के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग इनकी जो भी गाइडलाइन उन्होंने दिया है वो लाइफ टाइम याद रखें, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सारी चीज़ें बताएं, ये वीडियो भी सब लोगों से शेयर करें, और आपके फैमिली में कहीं पे भी किसी को ऐसी कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है या फिर किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए, तो कोई जानकारी चाहिए डॉक्टर नितिन सिंघल से अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके उनके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और पर्सनली उनको मिल सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू।